हेलो फ्रेंड, अगर फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में भी हम लोग क्लास 10 के साइंस का ऑफिशियल मॉडल सेट पर आधारित हम लोग जो है ना चौथा पार्ट को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है ना दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पे 3 मॉडल पेपर को पढ़ा चुके हैं। अगर आप वो सभी मॉडल पेपर को नहीं पढ़े हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। और दोस्तों ये चौथा मॉडल पेपर जो है ना आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर पर आधारित है, यानी कि इंटरनेट वाला मॉडल पेपर को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। आपके यहाँ पे जो बुक है इंटरनेट वाला मॉडल पेपर, उसमें काफ़ी सारे आंसर की गलत है, तो इसीलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से जो है ना हम आप लोग को काफ़ी सारे आंसर जो है ना यहाँ पे 1 से लेकर जो 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग सोल्व करेंगे। 110% सही और सटीक आंसर बताएंगे। और दोस्तों ये सारा प्रश्न जो है ना आपको क्लास में ही याद होने वाला है, यानी कि ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर आप हमें लाइव चैट में कमेंट जरूर कीजिएगा, या फिर कमेंट सेक्शन में भी जाके एक एक क्वेश्चन का आंसर जो ना जरूर कमेंट कीजिएगा। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी जो है ना काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। और दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन सम्मिलित है ना, ये सारा का सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंटरनेट वाला मॉडल पेपर होते हैं उससे काफ़ी सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछ लिए जाते हैं। इसलिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेगा, जुड़ने के बाद ही पता चलेगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में भी हम लोग 1 से लेकर 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे, जिनमें आपको आपके एग्जाम में जो है ना सिर्फ और सिर्फ किन्हीं 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद आपको लास्ट में जो है ना ईमानदारी से यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि 1 से लेकर 80 तक आप कितने प्रश्न का सही और सटीक आंसर दे पाए। ठीक है, तो फटाफट से यहाँ पे क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी जो है ना काफ़ी सारे मतलब मॉडल पेपर वो की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना 110% पूछे जाएंगे। प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये जो अवतल दर्पण होते हैं ना, इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये जो उत्तल दर्पण होते हैं इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है। ये जो अवतल दर्पण होते हैं, सॉरी ये तो समतल दर्पण होते हैं ना, इसमें वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप हमें लाइव चैट में कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड है, ये जो प्रकाश की किरणें होती है ना हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों प्रकाश की जो चाल होती है किस माध्यम में सबसे ज़्यादा होती है, तो निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। और दोस्तों प्रकाश का जो स्पीड होता है यानी कि जो चाल होता है ना सबसे ज़्यादा किस माध्यम में होती है, निर्वात में होती है। और दोस्तों कितना होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल लेंस में आवर्धन यानी कि एम जो है ना बराबर होता है, यानी कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये जो आवर्धन होते हैं, जो एम होते हैं यानी कि जो मैग्निफिकेशन होते हैं ना, ये किसके बराबर होते हैं, v/u के बराबर होते हैं। जहां v क्या होते हैं दोस्तों, प्रतिबिंब दूरी होते हैं, और u क्या होते हैं, वस्तु दूरी होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए लेंस बनाने के लिए हम लोग किस किस पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं। कांच का उपयोग कर सकते हैं, जल का उपयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये मिट्टी का हम लोग उपयोग जो है ना दोस्तों लेंस बनाने के लिए इसका उपयोग हम लोग हरगिज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है ना 20 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी क्षमता होगी। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए
यहाँ पे फोकस दूरी कितना दिया गया, 20 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे एफ का मान 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे जो है ना दोस्तों फोकस दूरी सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आपसे लेंस की क्षमता पूछे और वो सेंटीमीटर में रहे फोकस दूरी, तो आपको क्या करना होता है, 100 से ना दोस्तों फाइनली यहाँ पे सिंपली डिवाइड कर देना होता है 20 को। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे फटाफट से डिवाइड कर देते हैं, तो 20 5 100 हो जाएगा। और दोस्तों ये लेंस कौन सा है, अवतल लेंस, और ये अवतल लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी क्षमता जो होगी ना -5 डायोप्टर हो जाएगा। और लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होते हैं दोस्तों, डायोप्टर होते हैं। आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि लेंस की क्षमता का प्रचलित ऐसा ही मात्रक क्या होते हैं, डायोप्टर होते हैं। और डायोप्टर को जो ना दोस्तों हम लोग कैपिटल डी के द्वारा दिखाते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ यहाँ पे सबसे अधिक होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, ये जो लाल रंग होते हैं ना, इसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होते हैं। और दोस्तों ये लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, तो ये बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। लेकिन ये लाल रंग का तरंगदैर्ध्य जो है ना दोस्तों सबसे ज्यादा होता है। इसलिए हम लोग ये लाल रंग का उपयोग कहां पे करते हैं, खतरे के सिग्नल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। ठीक है, तो काफी सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि पटल या फिर रेटिना कहते हैं। और दोस्तों मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना, तो वो कैसा होता है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि किलोवाट घंटा बराबर होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड ये किलोवाट घंटा जो बराबर होते हैं ना 1000 यूनिट के बराबर होते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि आपको बताना है कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड है, ये जो विद्युत शक्ति का जो ऐसे ही मात्रक होते हैं ना, क्या होते हैं, वाट होते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों विद्युत विभव या विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं। और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पीयर होते हैं। और दोस्तों प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, ओम होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो फ्रेंड बैटरी से जो है ना हमेशा दिष्ट धारा यानी कि डीसी करंट प्राप्त होती है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखना है, क्या करा है कि आपको बताना है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है दिष्ट धारा या फिर प्रत्यावर्ती धारा या फिर दोनों धाराएं, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है, ये जो डायनेमो होते हैं ना, इससे हम लोग दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा यानी कि ये दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछे ही जाएंगे। ठीक है, इसलिए मॉडल पेपर काफी इंपॉर्टेंट आपके क्लास के लिए, आपके एग्जाम 2023 के लिए। इसलिए यहाँ पे क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को ही लाइक कर दीजिए। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड जो एनर्जी होते हैं इसका जो ऐसा यूनिट होते हैं क्या होते हैं, जूल होते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बल का जो ऐसा मात्रक होते हैं ना, न्यूटन होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि नाभिक की विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो नाभिक के विखंडन की जो अभिक्रिया प्रेरित होता है ना, किसके द्वारा प्रेरित होता है, तो न्यूट्रॉन के द्वारा प्रेरित होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि आपको बताना है कि शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो फ्रेंड है, ये जो शोषण होते हैं ना, यह एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे समीकरण है और यहाँ पे 2Cu + O2 टेंस टू 2Cu
और किस प्रकार की अभिक्रिया है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे कॉपर जो है ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड नामक प्रोडक्ट बनाता है। तो यह एक प्रकार का जो है ना दोस्तों ऊष्माक्षेपी, इसमें क्या हो रहा है कि कॉपर जो है ना ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है, यानी कि जब भी ऑक्सीजन का योग होता है तो वह एक प्रकार का ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये 16 नंबर प्रश्न क्या करा है कि आपको बताना है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी कि जो मार्बल होते हैं ना इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है क्या होता है, CaCO3 होता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, ठीक है। तो फ्रेंड जो अम्लीय विलयन होते हैं ना इसका पीएच मान कितना होना चाहिए, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो भी विलयन अम्लीय प्रकृति का होता है ना तो उसका पीएच मान 7 से कम होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है ना 7 से अधिक होता है। और दोस्तों जो उदासीन विलयन होता है ना इसका जो पीएच मान होता है ना 7 होता है, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो फटाफट से लाइव चैट में कमेंट कीजिएगा। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, या फिर एसिड लेपन कहते हैं, ठीक है, या फिर गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो फ्रेंड है दुनिया का जो सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है ना हीरा है, यानी कि डायमंड है। और दोस्तों ये हीरा का पूर्णांक कितने होते हैं, 2.42 होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होते हैं, यानी कि यहाँ पे कौन एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिक करंट का गुड कंडक्टर होते हैं। तो फ्रेंड है ये जो कार्बन होते हैं ना, सॉरी ये जो ग्रेफाइट होते हैं जो कार्बन के अपर रूप है, यह एक प्रकार का क्या होते हैं, अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होते हैं, क्योंकि यह एक तरह का अपवाद है। इसलिए यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन भी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये कार्बन के और एक अपर रूप होते हैं, हीरा होते हैं, ठीक है, और इनके साथ साथ और एक भी अपर रूप होते हैं जैसे कि फ्लोरीन हो गया। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि सिंगल बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। यानी कि जो है ना यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया गया, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो बेंजीन का जो अणुसूत्र होते हैं ना क्या होते हैं, C6H6 होते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न को एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है आप हमें जल्दी से फटाफट से लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि पॉलीथीन बहुलक है, यानी कि ये जो पॉलीथीन है दोस्तों किसका बहुलक होते हैं वही आपको बताना है। तो ये एथिलीन का बहुलक होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि ब्यूटेन के कितने समायवी होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो ब्यूटेन होते हैं ना इसके 2 समायवी होते हैं, इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि आपको बताना है कि आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभ को क्या कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो आवर्त सारणी होते हैं उसके उद्ग्रह स्तंभ, यानी कि कुछ इस प्रकार स्तंभ को हम लोग क्या कहते हैं, तो फ्रेंड इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे, यानी कि हम लोग समूह कहेंगे। और दोस्तों आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं, यानी कि क्षैतिज स्तंभ को क्या कहेंगे, सॉरी दोस्तों यहाँ पे इसको यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ऊर्ध्वाधर नहीं बोल रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि उद्ग्रह यानी कि क्षैतिज, यानी कि इस तरह जो रहेगा ना इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, आवर्त कहेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 25 का जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा ना क्या होना चाहिए, आप हमें फटाफट से लाइव चैट में कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे इसको वर्ग कहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। और दोस्तों ये वर्गों की संख्या कितनी होती है, 18 होते हैं, साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्तों की जो संख्या होती है ना, कितने आवर्त होते हैं, तो 7 होते हैं।
चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि अक्रिय तत्व कौन है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो अक्रिय तत्व होगा ना हीलियम हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो फ्रेंड ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना हरे पौधों में होती है, इसलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो फ्रेंड जो हरे पौधे होते हैं ना वो क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड मनुष्य में जो पाचन की क्रिया जो प्रारंभ होती है, जो आरंभ होती है ना मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। यानी कि जब आप भोजन को करते हैं तो उस समय आप उसको चिबा चिबा के स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि वहीं से पाचन मुख गुहा से ही पाचन होना स्टार्ट हो जाता है मनुष्य में पाचन क्रिया। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो फ्रेंड फूल में जो नर प्रजनन अंग है ना पुंकेसर है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि फूल में मादा प्रजनन अंग कौन है। तो फ्रेंड फूल में जो मादा प्रजनन अंग होते हैं ना जयांग होते हैं, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो फ्रेंड जो कवक होते हैं ना मृतजीवी पोषण विधि के द्वारा ये पोषण करता है, इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो शुक्राणु का जो निर्माण होते हैं ना कहाँ पे होते हैं, विल्सन में होते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि परागकोश में होते हैं। तो फ्रेंड परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं, इसीलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो फ्रेंड ये जो शुक्रवाहिका है ना ये मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। इनके अलावा अंडाशय, गर्भाशय और डिंब वाहिनी ये तीनों क्या है, मानव में मादा जनन तंत्र का भाग है। ये जो शुक्रवाहिका होते हैं नर जनन तंत्र का भाग होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड मानव में जो ऑटोसोम की संख्या होती है ना 22 जोड़ी ऑटोसोम पाई जाती है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो 23 मानव में क्रोमोसोम कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो 23वें जोड़े क्रोमोसोम पाई जाती है और इसकी संख्या कितनी होती है, 46 होती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड ये ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग क्या कहेंगे, अनुवांशिकी का पिता कहेंगे, इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे भूमिगत जल का उदाहरण क्या हो जाएगा, आपका कुआं हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे जैविक प्रक्रम के द्वारा जो अपघटित होने वाला जो पदार्थ है ना दोस्तों, जैसे कि सूखे घास पत्ते हो गए, इसमें क्या होंगे, अगर इसमें सूक्ष्म जीव पड़ जाते हैं ना ये धीरे धीरे ये मिट्टी में अपघटित हो जाएंगे। लेकिन ये पॉलीथीन बैग हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक, ये तीनों मिट्टी में अपघटित नहीं होंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है। काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न है। ऊर्जा का जो पारंपरिक स्रोत है ना सूर्य सौर ऊर्जा है, यानी कि सोलर एनर्जी है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों सूर्य से में किस विटामिन की प्राप्ति होती है, तो विटामिन डी की प्राप्ति होती है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों ये जो कोयला होते हैं ना अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि सीएफसी का पूरा नाम बताइए। तो फ्रेंड ये जो सीएफसी का जो फुल फॉर्म होते हैं ना क्या होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। और दोस्तों ये सीएफसी का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो रेफ्रिजरेटरों में किया जाता है, एसी में किया जाता है सीएफसी का उपयोग। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
तो फ्रेंड प्रश्न ने क्या करा है कि आपको बताना है कि नरोरा नाभिक की विद्युत संयंत्र जो है ना ये किस राज्य में स्थित है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो नरोरा नाभिक की विद्युत संयंत्र है ना ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं ना दोस्तों किसके द्वारा, किससे प्रोड्यूस होती है, तो डायनेमो से होती है। और ये डायनेमो से जो ना दोस्तों एसी करंट और डीसी करंट दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान जो है ना कितना होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड हम आपको बार बार पढ़ाते हैं जो अम्ल होते हैं ना, अम्ल का काम क्या होते हैं, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देना। और दोस्तों ये जो अम्ल होते हैं इसका पीएच मान कितने होते हैं, 7 से कम होते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, मतलब 7 से कम कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। इसलिए यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो क्षार होते हैं ना, क्षार का काम क्या होते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देना। और दोस्तों इसका पीएच मान कितना होता है, क्षार का 7 से ज़्यादा होते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये जो शुद्ध जल होते हैं ना क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। और जो भी उदासीन होते हैं ना तो उस विलेन का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। इसलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ये जो सोडियम होते हैं ना ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होते हैं, क्योंकि ये सोडियम को हम लोग क्या करते हैं कि किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है ताकि ये वायु से रिएक्ट करके ना जल जाए। इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, किरोसिन तेल को ये सोडियम को हम लोग क्या करते हैं, किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, क्योंकि ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में किसी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो एटीपी होते हैं ना, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं, इसे क्या कहा जाता है, ऊर्जा का मुद्रा कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ना कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड है ये जो अनुमस्तिष्क होते हैं ना, ये मस्तिष्क का भाग होते हैं जो स्थिति तथा संतुलन का मेंटेनेंस करता है। इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी चालक का प्रतिरोध है निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होते हैं ना ये किस किस पर निर्भर करता है, तो चालक की लंबाई पर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर करता है, और चालक की पदार्थ की प्रकृति पर करता है, यानी कि ये सभी पर करता है, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया है। इसीलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, तो विद्युत शक्ति का जो ऐसा ही मात्रक होंगे ना दोस्तों क्या हो जाएंगे, वाट हो जाएंगे। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए हम लोग कौन सा डिवाइस का उपयोग करते हैं, अमीटर डिवाइस का उपयोग करते हैं। और दोस्तों ये गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहाँ पे होता है, तो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है ये गैल्वेनोमीटर। और दोस्तों ये जो वोल्ट मीटर होते हैं ना इसका काम क्या होता है, विभवांतरों को मापा जाता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो फ्यूज तार के लिए जो कथन सत्य है ना दोस्तों, कौन सा कथन सत्य है, तो प्रतिरोध अधिक होता है और गलनांक कम होता है फ्यूज तार में। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं पीतल जो होते हैं ये चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि आपको बताना है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है, तो क्या होता है दोस्तों, सभी बिंदुओं पर समान होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे जो है ना डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव की जो खोज किया था ना, किसने किया था, तो स्टर्ड ने किया था। इसे आपको याद होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड है जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण क्या क्या है, जैसे कि लकड़ी हो गया, ठीक है, और इनके साथ साथ आपका गोबर गैस हो गया और कोयला हो गया, ये जीव जंतु से प्राप्त ऊर्जा होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो नाभिक की ऊर्जा होते हैं ना, ये जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे क्या है कि Na2SO4 प्लस BaCl2 टेंड्स टू BaSO4 प्लस 2NaCl, यह एक प्रकार का क्या है दोस्तों, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान जो है ना दोस्तों कितना होना चाहिए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अम्लीय वर्षा के जल का जो पीएच मान होना चाहिए ना 5.6 से कम होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में कौन है, ठीक है। तो फटाफट बताइए, ये जो NaHCO3 होती है जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, इस कंपाउंड का जो फेमस नाम है ना दोस्तों बेकिंग सोडा है। कौन सा सोडा है, बेकिंग सोडा। और दोस्तों ये बेकिंग सोडा को हम लोग क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा भी कहते हैं, खाने वाला सोडा के नाम से भी बेकिंग सोडा को जाना जाता है, ठीक है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो अपच होते हैं इसका उपचार करने के लिए जो है ना एंटासिड औषधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है, एंटासिड। इसलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है कि चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन तथा दर्द का अनुभव होता है। तो यह अम्ल जो है ना निम्नलिखित में कौन है, ठीक है। तो फ्रेंड जो चींटी के डंक होते हैं या फिर जो मधुमक्खी के डंक होते हैं ना, अगर ये आपको काट लेता है तो एक तरह का अम्ल छोड़ता है और जिसके कारण क्या होता है, जलन होते हैं और दर्द होते हैं। तो यह एक प्रकार का मेथनोइक अम्ल छोड़ता है, इसलिए यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और दोस्तों ये जो सिट्रिक अम्ल होते हैं किस में पाए जाते हैं, जितने भी खट्टे फल होते हैं जैसे कि आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, ऐसे में क्या पाए जाते हैं दोस्तों, सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाए जाते हैं, तो इसका जवाब अगर आपको पता है तो आप हमें फटाफट से लाइव चैट में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको पहले क्या बताया दोस्तों, ये सिट्रिक अम्ल संतरा में पाए जाते हैं और इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, और ये ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाए जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट से लाइव चैट में आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि CaSO4 H2O निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। तो काफी सिंपल प्रश्न है। तो CaSO4 H2O एक प्रकार का क्या है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए जिप्सम को गर्म करने पर किसकी प्राप्ति होती है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति होती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तो फ्रेंड ये जो पारा होते हैं ना, यह एक प्रकार का धातु होते हैं जो कमरे के तापमान में तरल अवस्था यानी कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो होती है दोस्तों ब्रोमीन। ब्रोमीन एक प्रकार का क्या होते हैं, अधातु होते हैं जो कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, ठीक है। तो फटाफट से लाइव चैट में कमेंट कीजिएगा। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच जो आबंध होते हैं ना दोस्तों, ट्रिपल बॉन्डिंग होते हैं यानी कि त्रि आबंध होते हैं, इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का जो गुड कंडक्टर है ना दोस्तों, ग्रेफाइड है। ग्रेफाइड एक प्रकार का क्या होते हैं, अधातु होते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये गंधक जो होते हैं इसको हम लोग सल्फर कहते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, जल्दी से आप हमें लाइव चैट में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको जो है ना कार्बन का परमाणु संख्या पता होना चाहिए। तो कार्बन का परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो प्रथम कक्षा होती है यानी कि
फर्स्ट कक्षा होते हैं वहाँ को सबसे पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरा जाते हैं दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाते हैं। और दूसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरा जाते हैं, 8 या उससे फिर कम। तो यानी कि यहाँ पे 6 पुराना है, तो यहाँ पे दूसरा कक्षा में 4 भरेंगे तभी तो 6 होगा। तो यहाँ पे 4 2 6, यानी कि बढ़ातम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी कार्बन के, तो यहाँ पे 4 हो जाएगी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। इसीलिए यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि एल्किन का जो ना सामान्य सूत्र निम्नलिखित में कौन है। ठीक है, तो फ्रेंड जो एल्किन का जो सामान्य सूत्र होते हैं क्या होते हैं, CN होते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक जो है ना निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड है समान आणविक सूत्र होते हैं लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक जो होते हैं ना क्या कहलाते हैं, वही आपको बताना है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फटाफट से इसका राइट आंसर आप हमें लाइव चैट में या फिर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, संरचनात्मक समायोग कहेंगे। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्व के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्व के गुणधर्म जो होते हैं ना ये किसके आवर्त फलन होते हैं, तो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। इसलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभ को क्या कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड आधुनिक आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभ को क्या कहेंगे, वही आपको बताना है समूह यानी कि वर्ग कहेंगे। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि आपको बताना है कि अम्लराज में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का अनुपात जो होता है ना कितना होता है, वही आपको बताना है। तो फ्रेंड HCl का अनुपात कितना होता है, 3 होता है। और HNO3 का जो अनुपात होता है 1 होता है। यानी कि दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया। इसीलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो फ्रेंड है जितने भी हरे पौधे होते हैं ना ये क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड आज के इस क्लास में जो है ना हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे ठीक है मॉडल पेपर को हल कर रहे हैं। इस मॉडल पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है BBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेंगे ही लड़ेंगे। ठीक है, इसलिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को बिल्कुल जो है शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन अगर आपको याद ना हो तो उस क्वेश्चन को नोट करके जरूर याद कर लीजिएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर का क्या कार्य होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड जो छोटी आंत में जो रसांकुर होते हैं कुछ इस प्रकार, तो इसका कार्य क्या होता है दोस्तों, अवशोषण करना। इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि आपको बताना है कि क्रेब्स चक्र की क्या क्रिया कहाँ पे होती है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये क्रेब्स चक्र की जो क्रिया होती है ना कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे जो है ना ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि पादप में अनॉक्सिक शोषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो इथाइल अल्कोहल होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जल का काम क्या होता है, ठीक है, तो मतलब ये जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है। और दोस्तों जो पौधे में जो मतलब ये फ्लोएम का कार्य क्या होता है, भोजन का परिवहन के लिए इसका कार्य किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है, तो तितली में पाया जाता है, जिसको कॉकरोच भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर तिलचट्टा, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड देखिए प्रश्न एक राय क्या बताना है कि इनमें से कौन जो है ना पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। तो ऐसे में तो पादप का जो प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है जैसे कि टैनिन हो गया, राइजिन हो गया, लैटेक्स हो गया, लेकिन ये जो स्टार्च होते हैं ये पादप का उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे लास्ट नंबर प्रश्न आपको बताना है कि इनमें कौन जो है ना एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। ठीक है,
तो फ्रेंड यहाँ पे जो एमिनो अम्ल के जो विखंडन से बनता है ना, अमोनिया बनता है, यानी कि आपका NH3 बनता है, इसलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के इस क्लास में जो ना हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण है मॉडल पेपर 4 यानी कि विज्ञान का मॉडल पेपर 4 जो इंटरनेट पर आधारित था वो उस मॉडल पेपर को हल कर चुके हैं। तो आप जल्दी से फटाफट से लाइव चैट में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। 1 से लेकर जो 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो आंसर बताया ना, आपको पहले से कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था, यानी कि आप 1 से 80 तक कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर दे पाए, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ SW क्वेश्चंस दिए हुए वीडियो में ही, तो जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से फटाफट से कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को जल्दी से फटाफट से आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन मिलेगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं हम पे अगली क्लास में, यानी कि क्लास का टाइम को नोट कर लीजिए, 9 बजे रात में क्लास होगी जो काफ़ी धमाकेदार क्लास होगी, तो इस क्लास को जरूर कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो 6 बजे क्लास होती है काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होती है, हम लोग मॉडल पेपर को हल करते हैं। और यहाँ पे 1 बजे दोपहर में भी क्लास होती है, तो ये तीनों क्लास को आप जरूर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं यहाँ पे 9 बजे रात वाली क्लास में। आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू, वंदे मातरम।